सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो माय डियर सर, आज हम बात करते हैं टीडीएस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, और मोस्ट प्रोबेबली आपका हर महीने ये सेक्शन जो है सब जगह यूज होता है। लेकिन आप इसको जब तक जो है यूज नहीं कर पाएंगे, आप इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको इसका नॉलेज नहीं होगा और जब तक आपको इसकी लिमिट का पता नहीं होगा। As I am repeating again and again, the government focus is only to maximize their collection. In such a case, इन चीज़ों पे के ऊपर जो है ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है गवर्नमेंट का कि भाई आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो तो आपका टीडीएस कटेगा और गवर्नमेंट अकाउंट में जमा होगा, और वो तभी ही उसको क्लेम कर पाएगा गवर्नमेंट से जब उसके पास या पैन होगा या फिर अगर कोई उस लिमिट के अंदर नहीं आता होगा। तो सर आज हम बात करते हैं सेक्शन 194 के बारे में, जो कि है आपका रेंटिंग का है। कोई भी अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो तो उस केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत है। आई होप कि मोस्ट ऑफ द पीपल नोज ऑल अबाउट इट, बट इसमें सेक्शंस में क्या होता है ना, हर एक बजट में जो है चीज़ों को चेंज किया जाता है। जब तक कि आपको इसकी लिमिट का पता नहीं होगा, जब तक कि आपको इसका रेट का पता नहीं होगा, तो सर आप कैसे टीडीएस काट पाओगे। इस सेक्शन का जो इंट्रोडक्शन हुआ था 1994 से चला आ रहा है सेक्शन ये, लेकिन इसमें हर एक बजट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपका टीडीएस जो है कटता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ये रेट कब से एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की या प्रीवियस ईयर कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो आप इसको। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करें तो इसका जो लिमिट था वो 1,80,000 रुपीज था, बट आपका 1920 से लेके जो इसका लिमिट है वो 2,40,000 हो गया, जो कि आपका 1,80,000 से इंक्रीज करके 2,40,000 है। क्योंकि आपको पता है वैल्यू जो है रुपीज की कम होती जाती है कि भाई आज अगर 10 रुपए की चीज मिल रही है तो कुछ दिनों में आपको वो 20 की मिलने लगती है। तो ये सिनेरियो है, इसीलिए आपको अगर रेंट ज्यादा भी मिल रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई आपकी जो लिमिट्स है उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, सो दैट कि आपका जो टैक्स का बर्डन है थोड़ा कम हो जाए। 180 से 2,40,000 जो है इसको कर दिया है। उस केस में क्या होगा सर, जब आप जो है मैंने एक बिल्डिंग ले रखी है और मैंने किसी को उसको सबलेट कर दिया है, उस केस में क्या होगा, मैं इसका ओनर नहीं हूं, बट फिर भी मैं दूसरे पर्सन से जो है रेंट कलेक्ट कर रहा हूं। देखो मैंने किसी और से ले रखा है अपनी बिल्डिंग और मैंने किसी और को दे दिया अपना कुछ पोर्शन जो था। उस केस में अगर मैं रेंट उसको दे रहा हूं तो उस केस में भी इन सिंपल केस यू कैन से इफ यू आर लेटिंग आउट योर प्रॉपर्टी इन सबलेट आप कर रहे हो तो उस केस में भी आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। उस केस में ये नहीं होगा कि आप उसके ओनर हो या नहीं हो। मैंने जो है अपनी जो प्रॉपर्टी जो मैंने ली है रेंट पे, उसको मैंने सबलेट कर दिया, किसी दूसरे बंदे को दे दिया है। मान लीजिए मैंने 1 लाख के लिए ली है तो मैंने मान लीजिए यार इसको जो है 50,000 में किसी और को दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा, टीडीएस मुझे ही काटना होगा, क्योंकि मेन ओनर को तो पता नहीं होगा, या पता भी होगा तो उसको कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। आई होप कुछ सबलेटिंग का पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अगर सबलेट करते हैं तो भी सेक्शन 194 जो है एप्लीकेबल होता है, जिसमें रेंट का पूरा प्रोविजन जो है बताए गए हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि भाई ऐसा है, जब तक आपको चीजों का पता नहीं होगा, आप मुझे इंटरव्यू क्लियर करके बताओ, जब तक कि आप चीजों को पढ़ोगे नहीं या अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे, वेदर एज यू आर एन अकाउंटेंट और असिस्टेंट के लिए कुछ भी चीजें, तो आप उस चीज को जस्टिफाई कैसे कर पाओगे कि आपको क्या नॉलेज है। भाई पैसे मिलते हैं नॉलेज के, फ्री में डिग्री लेके तो बहुत बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या डिग्री क्या नहीं, पैसे मिलते हैं। आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो, आपको क्या नॉलेज है, किस चीज के पैसे मिलते हैं, कंपनी पैसे किस चीज की देती है, आपके पास क्या नॉलेज है, टीडीएस का क्या नॉलेज है, टीडीएस जीएसटी का क्या नॉलेज है, इनकम टैक्स का क्या नॉलेज है, इट इज ऑल टुगेदर। जब भी आप
इंटरव्यू के राउंड्स क्लियर करते हैं, तो उस केस में ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनको ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और अपने आप को ऐसे शाइन करना है कि आप कहीं भी अगर बैठे हो तो अगर आपने 2 लाइन कुछ बोल दी जो चीज़ का नॉलेज है, तो आप जो है आपके फ्रेंड्स जो है उसमें सरप्राइज देंगे, सर आपको इतना नॉलेज है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, बेल आइकन को दबाओगे, इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आएगी। यू विल नॉट मिस एनीथिंग फ्रॉम माय चैनल, सो यू विल बी अपडेट योरसेल्फ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर इसका टीडीएस का रेट क्या होगा? सो माय डियर सर, इससे पहले हम ये बात करते हैं कि हम लोग किस चीज का रेंट जो है टीडीएस काटेंगे। इसमें 2 तरह के जो रेंट हो, 2 तरह की चीजों को हम लोग रेंट पे ले सकते हैं। पहली चीज, अगर मैं कोई फैक्ट्री के लिए अपनी कोई प्लांट या मशीनरी अगर मैं अपनी ना खरीदना चाहूँ, तो ऐसा भी होता है यार, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो है सेकंड हैंड जो है उसको आप किराए पे ले सकते हो। जब आप किराए पे लोगे तो भाई आपने क्या देना है, उसका रेंट देना है। मान लीजिए 2 साल यूज करी आपने, उसको ओनर को वापस कर दी, चलो, लेकिन उसके बीच में, क्योंकि आपको पता आजकल एयर कंडीशंस भी आपके जो है रेंट पे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रेंट पे मिलती हैं, गाड़ियाँ आपको रेंट पे मिलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी सर। तो इस केस में प्लांट एंड मशीनरी की अगर बात करें, तो जब हम इसकी प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं तो इसको भी आप जो है रेंट पे ले सकते हैं। और जब इसके ऊपर टीडीएस रेट की बात आएगी तो इसका रेट होगा 2% का। 2% यू विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस 2% इफ यू आर गिविंग रेंट फॉर द यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बात करते हैं उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर उसके बाद क्या क्या चीजें आती हैं कि भाई आपको रेंट किस चीज का दे सकते हो आप, भाई आप रेंट आप दे सकते हो, फैक्ट्री का रेंट दे सकते हो, आप बिल्डिंग का रेंट दे सकते हो, आप उसका फर्नीचर का रेंट दे सकते हो, उसके फिटिंग का, ये ग्लास फिटिंग जो भी है उसका रेंट दे सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है माय डियर सर ये रेंटिंग के अंदर आती हैं। और अगर आप जब हम सेक्शन 194I की बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपने क्लियर कर देनी है, उसमें आप देखना है कि बाकी इसका सेक्शन 194I एप्लीकेबल होता है। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट डालिए और मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको कि भाई ऐसा है, इसका जो है ये रिप्लाई होगा, ये इसका टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो सेक्शन 194I के अंदर कटेगा या सेक्शन 194C के अंदर कटेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर, बिकॉज सबको करती हैं यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी करते हैं, वो कोई बहुत एक जादूगर नहीं होते, उन्होंने भी क्या स्टडी कर करके चीज़ों को पढ़ा होता है। केसेस जब वो कोर्ट से निकलते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत जो है दूसरी वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि इससे ना वीडियो जो लेंथी हो जाता है और मैं आप लोगों का टाइम जो है बहुत वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि टाइम आप लोगों को बहुत कीमती है। लेकिन क्या होता है, बात करते करते फिर फ्लो ना दूसरी तरफ चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए। और इसके जो रेट ऑफ टीडीएस रहेगा वो 10% रहेगा। अगर आप किसी का लैंड का, बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, फर्नीचर का, फिटिंग का अगर आप ये दे रहे हो तो उस केस में आपको रेंट जो है वो 10 टीडीएस का रेट जो है वो आपको 10% काटना है। और आपने इसको महीने के एंड के जो नेक्स्ट मंथ का, मान लीजिए आपने 1 मई से लेके 31 मई का जो भी आपने टीडीएस काटा होगा वो आपने 7 जून से पहले पहले आपने इसको जमा करा देना है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट लगता है। उस केस में सर क्या होगा, जब आप एडवांस रेंट दे रहे हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। अगर आप किसी को भी एडवांस रेंट दे रहे हो, मान लीजिए अपनी अभी आपने प्रॉपर्टी ली है, रेंटिंग पे प्रॉपर्टी ली है, 4 लाख रुपए रेंट है और आपने 2 महीने का सिक्योरिटी दे दी 8 लाख रुपए का, आपने उसको जो है एडवांस रेंट दे दिया। उस केस में 10%, 8 लाख का 10% आपको 80,000 रुपए का आप उसको यू विल हैव टू डिडक्ट 80,000 वंस यू गिव द एडवांस रेंट। जब भी आप एडवांस रेंट दे दोगे उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। बट अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, अगर हम कोई सिक्योरिटी का अमाउंट दे रहे हैं, मान लीजिए भाई आपको 10 महीने का, अगर हम 10 महीने का दे रहे हैं, मतलब 4 लाख से मतलब 40 लाख रुपए हम दे रहे हैं, उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटेंगे, बिकॉज भाई वो आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर आपको टीडीएस नहीं काटना है। और ये कटेगा सिर्फ आपका एडवांस रेंट पे और एक्चुअल रेंट पे जो भी आप पे कर रहे हो। लेकिन आप इसको सिक्योरिटी के अमाउंट पे जो है टीडीएस नहीं काटोगे, चाहे वो 10% हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनरली क्या होता है, फैक्ट्री का जो जनरली क्या होता है, फैक्ट्री का जो रेंट आप पे करते हो ना,
वो आपको बिजनेस इनकम, ओनर की बिजनेस इनकम मानी जाती है। बट इस ऐसे केसेस होते हैं कि जिसको जो है इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में भी कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी जो आप ये लेके चलो, फैक्ट्री के जो भी आपको जो है आप टीडीएस का रेंट दे रहे हो, जो रेंट दे रहे हो आप, उस केस में आपको जो है बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो उस केस में भी आपको टीडीएस का प्रोविजन जो है एप्लीकेबल होते हैं। उस केस में सर क्या होगा, जब रेंट जो है मंथली नहीं होता, क्वार्टरली बेस का होता है, 1 ईयर का होता है या फिर 6 मंथ। सो माय डियर सर, यू हैव टू कंसीडर ऑन दैट कि भाई जब आप 3 महीने का रेंट दे रहे हो, जैसे आज मैं 3 महीने का रेंट जो है दे रहा हूँ, तो उस केस में आपने टीडीएस अभी काट लेना है। अगर मैं 6 महीने का रेंट दे रहा हूँ, रेंट इकट्ठा दे रहा हूँ, तो उस केस में भी टीडीएस अभी काट लेना है। तो उस केस में जब भी आप, और टीडीएस कब काटना होता है भाई, आप जब भी आप रेंट की एंट्री कर रहे हो, जनरल एंट्री आप पास कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा भाई, आपने जेबी डाल दिया तो उस केस में क्या होगा, आपने उसी वक्त जो है टीडीएस काट लेना है। और जब भी आप पेमेंट करोगे तब उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपका बिल नहीं आया उस पर्सन का, और आप एडवांस में ही मतलब ऐसे ही आप रेंट दे रहे हो, तो उस केस में तभी काट लेना। मान ली 3 महीने का दे रहे हो तो 3 महीने का तभी काटो। तो उस केस में मेरे कहने का मतलब ये, जब भी आप किसी को जो है रेंट 3 महीने का दो, 6 महीने का दो, तो उस केस में भी आपको टीडीएस काटना ही होगा। सर उस केस में क्या होगा जब आप किसी कोल्ड स्टोरेज के लिए रेंट दे रहे हो? बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बिल्कुल हम रेंट दे रहे हैं। नो माय डियर सर, जनरली ऐसा नहीं होता। कोल्ड स्टोरेज के लिए जो भी आप पेमेंट करते हो, एक आपका कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, वो आपका रेंट नहीं होता है। और इसको हम लोग सेक्शन 194C के अंदर जो है कंसीडर करते हैं कि भाई आपको बिल्डिंग का यूज करने के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में। तो इस केस में कोल्ड स्टोरेज, जब आप मान लीजिए आपने भाई 1 ट्रक आपने भाई शिमला से आपने मंगवाया एप्पल्स का, अब क्या है भाई, वो एकदम तो बिक नहीं जाएगा, उसको क्या करना पड़ता है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। वहाँ पे सालों साल खराब नहीं होती चीज़ें, ये आपको पता है। कुछ जो कि एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकता और वहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा। आई एम ओनली द पर्सन हु विल हेल्प यू एंड यू आर ओनली द पर्सन हु विल हेल्प योरसेल्फ ओनली। कोई कुछ नहीं करेगा, आप हो एक ऐसे पर्सन जो आप खुद की हेल्प कर सकते हो, आप दुनिया को चेंज कर सकते हो और लोगों का नजरिया सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं भाई, कोल्ड स्टोरेज की बात होगी। उसके बाद अगर हम हॉल रेंट की अगर बात करें, हॉल रेंट की बात कहते हैं, तो उस केस में एसोसिएशन जो भी मान लीजिए हॉल का जो रेंट होता है, उस केस में क्या होता है भाई, जो भी रेंट दिया जाता है अगर वो 2,40,000 से अगर वो एक्सीड करता है तो ही आपने टीडीएस जो है काटना है। क्योंकि जनरली हॉल रेंट फॉर एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन की जो मीटिंग करते हैं उस केस में एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, तो उस केस में वो टीडीएस एप्लीकेबल उनके लिए होता है और आपको टीडीएस जो है कटेगा हॉल रेंट अगर आप यूज कर रहे हो। उसके बाद सेमिनार्स आप लोग कर रहे हो कंपनी के, उस केस में अगर आप जो है रेंट आप दे रहे हो, तो उस केस में भी आपको सेक्शन 194C एप्लीकेबल होता है। क्योंकि वो आप जो है उस हॉल का रेंट नहीं दे रहे हो, उस केस में आप उसका जो खाने पीने कैटरिंग का चार्जेस दे रहे हो वहां पे, उस केस में सेक्शन 194C एप्लीकेबल होता है। अगर सेमिनार्स वगैरह अटेंड जो है ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो आपको जो रेंट बिल्डिंग आप यूज नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ खाने के लिए दे रहे हो, तो उस केस में सेक्शन 194C एप्लीकेबल होगा। तो माय डियर, इसके अलावा और कौन से केसेस है जहां पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता? अगर आप किसी को भी एक फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर में, जब भी आप इस ईयर में अगर आपको 2,40,000 से उसका रेंट नहीं बढ़ता, तो भाई आप उसका टीडीएस नहीं काटोगे। क्योंकि उसका जो लिमिट है वो 2,40,000 का 2,40,000 से अगर ज्यादा आप पेमेंट करते हैं तभी आप टीडीएस काटोगे। पूरे अमाउंट पे काट देना, फिर जब भी आपका उसका 2,40,000 से एक्सीड करता है तो पूरे साल का आपने टीडीएस उसका काट देना है, ठीक है। उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को अगर आप रेंट दे रहे हो, लोकल अथॉरिटी को रेंट दे रहे हो, उसमें टीडीएस सेक्शन 194I एप्लीकेबल नहीं होगा और उस केस में आपको टीडीएस जो है नहीं काटना है। और बहुत सारे केसेस में आप देखना है कि भाई हर कोई पर्सन जो है टीडीएस काटेगा एक्सेप्ट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ फॉर इंडिविजुअल। किसी में दूसरे सेक्शन में बात करूंगा कि इंडिविजुअल के पास कब लायबिलिटी आ जाती है कि उसको टीडीएस काटना है। उसको इंडिविजुअल को भी टैक्स काटना होता है, एचयूएफ को भी टैक्स काटना होता है। वो कौन से केसेस हैं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ आप एक सेक्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि
आज सारी चीज़ों को मिक्स कर दोगे भाई साहब तो कुछ समझ नहीं आने वाला और बहुत सारी दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। तो इसके लिए सेक्शन 194 1B को हम अलग रखते हैं। अभी हमसे बात करते हैं सेक्शन 194I की बात करते हैं। सेक्शन 4IB को हम दूसरे डिस्कशन में दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। तो सेक्शन 194I हम बात करते हैं। तो अगर पर्सन टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आता है तो उस केस में कोई टीडीएस काटना नहीं है। इंडिविजुअल को भी टीडीएस कटता है, टीडीएस भी काटता है, इंडिविजुअल भी और एचयूएफ भी। अगर वो टैक्स ऑडिट के अंदर आता है तो ही वो टीडीएस काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। ऐसा कोई पर्सन जो टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आता है तो उसको टीडीएस जो है नहीं काटना है। आई होप कि मैंने सारे जो पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर कर दिए। हॉलिडेज का पेमेंट तो होटल्स के लिए अगर आपको पता है 2,40,000 रुपये से अगर पेमेंट ज़्यादा हो गया तो आपने टीडीएस काट लेना है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, रेंट इंक्लूड्स सर्विस चार्ज। क्या होता है, कोई आपको पास बिल देखें, कोई भी अगर बिजनेस सेंटर को अगर आप सर्विस चार्जेस के नाम से अगर बिल आता है तो भाई उसको भी रेंट यूज़ किया जाए तो उसको भी रेंट ही यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपने किसी भी बिजनेस सेंटर में अगर आपने स्पेस लिया है तो आपको सर्विस चार्जेस के नाम से जो है बिल आएगा और उस केस में भी उसको रेंट जो है इंक्लूड कर ले। तो आई होप कि आप लोगों के सारे पॉइंट क्लियर हो गए। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मत भूलना और सेक्शन 194I का जो भी डाउट्स है वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है, उस पर फोकस दीजिए और अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए और आई होप कि आप लोग जो है एग्ज़ाम जो अच्छे से दे पाएंगे। जब तक कि आपको नॉलेज हो जाएगा तभी आप इसको क्लियर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट एट अनदर वीडियो सेशन। टिल दैट